हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जो सोशल स्टडीज का पार्ट है। तो आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्लस उसके बहुत अच्छे अच्छे कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम पेज बाय पेज इस चैप्टर को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले? सबसे पहले हम देखने वाले कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेक्युलर है इंडिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो सेक्युलर का मीनिंग होता है कि यहाँ पे हर एक रिलीजन इक्वली माना जाता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे बोला है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ जो नेशन होता है वो पब्लिक चुनती है। एंड डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मतलब इलेक्शन के थ्रू जो रिपब्लिक है मतलब हेड ऑफ नेशन को चुना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको जस्टिस चाहिए एंड फ्रीडम चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें कि लोगों के बीच में जस्टिस एंड फ्रीडम रहे, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज ये होता है कि यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आता है जिससे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। तो अब आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, ताकि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी हो जिसके कारण ओवरऑल जो कंट्री है वो डेवलप हो जाए। अब हम इसको थोड़ा और चैप्टर को नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो जब हमने इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं स्टूडेंट, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या आपके ओरल या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इनको जरूर आप याद रखना। सबसे पहली चीज आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया? वो आया 26 जनवरी 1950। तो हम इस चैप्टर में कौन से फीचर्स देखने वाले हैं? हम डेमोक्रेसी देखेंगे, सोशल जस्टिस देखेंगे एंड जुडिशियल सिस्टम देखेंगे। जुडिशियल सिस्टम मतलब होता है कोर्ट के बारे में। अब हम पूरा एक एक चीज में एक कंटिन्यूसली एक चीज को हम देखने वाले। तो हम जब इसको नीचे और जाके देखते हैं कि इसमें चैप्टर में क्या है, तो यहां पे आपको बोला गया है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो डेमोक्रेसी है उसी का एक पार्ट है। डेमोक्रेसी के अंदर जो पार्ट है उसमें हम क्या बोल रहे हैं? यहां पे आपको बोला गया है कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पहले के पिक्चर्स में कभी कभी देखा होगा, उसमें एक राजा होता था, उसको कोई डिसीजन लेना होता था तो वो जनता दरबार लगाता था, हर लोगों को बुलाता था और सबको बोलता था कि भाई ये मेरा फैसला है, जो इसके पक्ष में हाँ बोलो, जो इसके पक्ष में नहीं है वो ना बोलो। तो इस तरीके से वहां पे फैसला होता था। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये सिस्टम आज भी चलेगा? हम 130 करोड़ लोगों को बुलाएंगे, बैठाएंगे और उसमें हम पूछेंगे कि ये डिसीजन करना है कि ये चीज नहीं करना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहले तो हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज लोगों को उतना नॉलेज भी नहीं है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं? लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जिसको वो इलेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारा नेता है जो पार्लियामेंट में जाके बैठेगा और हमारे बारे में बात करेगा। तो इसीलिए इंडिया जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब लोग डायरेक्ट उसको वोट करते हैं। तो वोटिंग का सिस्टम कैसे होता है? हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करते हैं, रेगुलर इंटरवल। देखिए 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होना चाहिए प्लस रेगुलर इंटरवल पे भी होना चाहिए। तो जब रेगुलर इंटरवल मतलब ऐसा ना हो जाए कि एक इलेक्शन आज हुआ और एक इलेक्शन 100 साल के बाद, नहीं, तब तो फिर लोग बीच में बहुत ज्यादा करप्शन होगा। तो अगर बार बार रेगुलर इंटरवल हर 5-5 साल में हो रहा है तो लोगों को जवाब देना पड़ता है। लोग जो है पार्लियामेंट में वो करप्शन कम करेंगे ताकि उनके मन में ये आए कि नहीं हमको हर 5 साल में इलेक्ट होना है तो हमको काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो इंडिया के डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है राइट टू वोट। अब राइट टू वोट के बारे में मैं आपको बताता हूं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि हर एडल्ट को राइट टू वोट है। अब एडल्ट का मीनिंग क्या हुआ? तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब एडल्ट की जो ईयर थी वो 21 ईयर बोली जाती थी, लेकिन बाद में उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 ईयर में। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना कि पहले 21 थी फिर 18 कर दिया एंड ये डायरेक्ट मिल गया। मतलब यहाँ पे मेन एंड फीमेल नहीं देखा गया, यहाँ पे सीधा बोला गया कि जितने भी लोग हैं सबको, मतलब आप आदमी हो, आप औरत हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कास्ट के हो, सबका वोट इक्वल बोला गया। मतलब प्रेसिडेंट भी एक वोट डालेंगे उसकी भी वैल्यू सेम है कि गांव का कोई एक किसान डालेगा उसकी भी वैल्यू, दोनों को 1-1 वोट ही गिना जाएगा। मतलब यहाँ पे एक इक्वालिटी लाई गई। तो इसमें कुछ और फीचर्स क्या है? इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जितने भी देश है उसमें से सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी देश है वो इंडिया है एंड सबसे ज्यादा वोटर भी इंडिया है
कंपेयर टू ऑल डेमोक्रेटिक नेशन। ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। फिर हम डेमोक्रेसी के कुछ और फीचर्स देखते हैं, जैसे हमने पहले राइट टू वोट तो देख लिया। अब यहाँ पे बोला गया कि हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, हमने बोला कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में अगर कोई चीज है उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, स्टेट लेवल पे भी एक गवर्नमेंट बना रहे हैं और साथ ही साथ हम लोकल लेवल पे जैसे ग्राम पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, ये सब क्या होता है, ये सब बेसिकली हमने पावर को डिसेंट्रलाइज किया कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मेरे एरिया में रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, मेरा लोकल गवर्नमेंट। तो जो फंडिंग आ रही है उसमें डिसाइड होता है कि इससे स्कूल बनना चाहिए कि इससे रोड बनना चाहिए। अभी किसी गांव में रोड की ज्यादा जरूरत है, किसी गांव में स्कूल की ज्यादा जरूरत है, तो अपने अपने लोकल के हिसाब से वो चीज हो जाती है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जनता के हाथ में पावर आ रहा है, जनता डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। तो थोड़ा हम इसको और नीचे स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या बोला है, इससे होगा क्या कि पार्टिसिपेशन फॉर कॉमन पीपल, जैसे मैंने बोला ना, जनता जो है वो पार्टिसिपेट कर रही कि हाँ मेरे एरिया में क्या बनना चाहिए, मतलब वो भी डिसीजन मेकिंग में है। तो क्या ये हमारे पार्लियामेंट में पहले से था? नहीं, इसको बीच में ऐड किया गया था। कौन से अमेंडमेंट में? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाके कोई चीज चेंज कर लेना। अब कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए और वो काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको बताया गया कि कुछ सीट्स होती है जो रिजर्व्ड होती है वुमेन के लिए एंड कुछ सीट्स होती है जो रिजर्व होती है वीकर सेक्शंस के लिए। अब आप बोलोगे कि सर वुमेन के लिए एंड वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करने की जरूरत क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में ना हम इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं कि मतलब हम मेजॉरिटी का नहीं, हम सबका ग्रोथ करेंगे। मतलब अब एक समझो एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में, तो अगर उसमें से कोई एक बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा भी होता है तो चांसेस ऐसे है कि उसको सिर्फ उसी के कास्ट का वोट मिलेगा, लेकिन बाकी कोई उसको वोट नहीं देने वाला है। तो होगा क्या कि वो कभी जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम सीट रिजर्व कर देते हैं कि यही कास्ट वाले में से ही कोई खड़ा होना चाहिए, तो उसको जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड जब वो पार्लियामेंट में जाएगा तो वो अपने कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने सेक्शन ऑफ पीपल को। तो यहां पे होगा क्या कि उनके बारे में भी सोचा जाएगा। तो इंडिया में मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटीज को भी देखा जाता है। तो ये एक इंडिया की बहुत अच्छी फीचर्स है जो बाकी कहीं पे नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन आया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, यहां पे एक एक्ट आया 2005 में जिसमें बोला जाता है कि जनता जो है वो गवर्नमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं अनलेस वो इंडिया के सिक्योरिटी से इशू ना रहे। ठीक है, मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम हुआ कि यार इस रोड मैंने बनाया, यहाँ पे जो रोड बना वो बहुत कच्चा था और बहुत जल्दी टूट गया, तो मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ कि यार इस रोड को कितने में बनाया, वो बोलेगा हम नहीं बता सकते। तो मेरे पास एक अधिकार है कि मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से जाके गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट चेक कर सकता हूँ, उसकी वैल्यूज देख सकता हूँ और चाहिए तो मैं उसके ऊपर केस भी कर सकता हूँ। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हुई। अब आप बोलोगे कि सर केस करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई रोड बनवाया और वो रोड एक ही महीने में टूट गया। अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, मैंने बोला, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है यार पैसे बहुत कम मिले इसलिए रोड ज्यादा अच्छा बना नहीं। लेकिन जब मैं आरटीआई करता और मुझे मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट के थ्रू उसको 100 करोड़ रुपीस मिला, मतलब क्या हुआ, उस आदमी ने काम अच्छे से नहीं किया और बहुत ज्यादा पैसा खा लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो पहले नहीं मिलती थी अब मिल रही है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हम करप्शन रोक रहे हैं, बाकी सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक चीज होती है कि जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है गुड गवर्नेंस में। तो ये एक अच्छी बात है जो आरटीआई लाया है। सो आरटीआई के थ्रू क्या मिल गया, आरटीआई के थ्रू अगर आप देखोगे गुड गवर्नेंस की हेल्प हो गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज देखा जाए तो इंडिया में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ सोशल फैक्टर्स के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए, फूड सिक्योरिटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो अब अगला पार्ट देखिए, डेमोक्रेसी हमारा पार्ट खत्म हो गया। तो डेमोक्रेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थे कि एज आपका मैटर करता है, साथ ही साथ आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन की जहां पे लोग जो है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक यहां पे आ रहा है वो है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो अब हम सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में देखेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो द प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस एंड इक्वालिटी एम टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोशल स्टेटस। यहां पे क्या है कि हम जब सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात करें तो हमारा एम है
कि सोसाइटी में जो स्टेटस रखा गया कि हाँ ये बहुत अपर कास्ट है, ये बहुत लोअर कास्ट है, या ये एक पर्टिकुलर टाइटल दिया गया है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि एक किसी को हम सिर्फ सर बोलेंगे या किसी को हम सर, ये टाइटल नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो सभी चीज को हटा दिया जाए। तो हमारा एम ये है कि सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहे एंड लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, भले वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी लैंग्वेज हो। जेंडर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, मैन एंड वुमेन दोनों सेम है, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रेस हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, सब एक बराबर है, एक इक्वल है। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो देश भी जो है वो आगे तरक्की करेगा। अब इसके बाद आपको और एक चीज दिया है कि फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव वन शुड ट्राई टू ब्रिंग ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। तो इससे हुआ क्या कि आप बोल रहे हैं यहां पे कि डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सबको एक साथ लेके चलना। तो यहां पे होगा क्या कि हम सोसाइटी के सारे जितने भी लोग हैं सबको हम मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, मतलब जैसे देश चल रहा है उसी के हिसाब से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश बहुत तरक्की कर रहा है और एक गांव है जिसमें ज्यादा तरक्की नहीं हुई। तो हमारा एम है कि हम सबको लेके चले। फिर उसके बाद आपको दिया गया पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, कि यहां पे हमने और जो सोशल जस्टिस लाने के लिए हमने रिजर्वेशन की सिस्टम लाए। अब रिजर्वेशन का सिस्टम क्या होता है? रिजर्वेशन का मीनिंग होता है कि आप सोसाइटी के उस सेक्शन को आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जो काफी वक्त से दबा हुआ था। तो हमें मालूम है कि SC ST इनको रिजर्वेशंस मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके जो पहले अगर हम अपने कास्ट सिस्टम देखें तो उतना ज्यादा डेवलपमेंट इनके कास्ट में हुआ नहीं। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जब सब लोग एक बराबर आगे बढ़े तो उनको भी उतना डेवलपमेंट देना पड़ेगा, उनको एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में उतनी ज्यादा चांसेस देनी पड़ेगी, रिजर्वेशन देना पड़ेगा ताकि वो लोग भी आगे आए और इंडिया के मेन स्ट्रीम में, इंडिया के प्रोग्रेस में साथ दे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको बोला गया कि इसमें अगर आप देखोगे SC एंड ST के लिए स्पेशल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी एक्ट बनाया गया कि आप उनको तंग नहीं कर सकते। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम देखेंगे, हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड देखा, अब हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। जितने पॉइंट मैंने मार्क किए ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। अब अगला इंडिया में एक और प्रोविजन दिया कि प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज। मैंने पहले कहा ना, माइनॉरिटीज को भी इंडिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती ताकि मेजॉरिटी लोगों की तो बात सुनी जा रही है, प्लस ऐसा ना हो कि कुछ लोग सोचे कि हम माइनॉरिटीज है, हमारी बात कोई सुनता नहीं। हमने उनको भी अपॉर्चुनिटीज दी है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। राइट टू इक्वालिटी दिया है, फ्रीडम दिया है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी दिए कि आप अपने कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर आपने देखा रहेगा बहुत ज्यादा कॉलेजेस होते हैं कि जहां पे बहुत सीट्स माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि उनकी कल्चर बनी रहे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। उसके बाद अगर सोसाइटी में एक देखा जाए तो एक सेक्शन और था जिसको हम बोलते थे वुमेन का सेक्शन, जो थोड़ा पीछे चल रहा था जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी? इलिटरेट इंडिया में बहुत ज्यादा थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, डाउरी जो था इंडिया में था, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होते थे, हैरेसमेंट होता था। तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया। तो जिसके कारण होता क्या है कि अब वुमेन लोगों को भी एक बहुत अच्छा मौका दिया गया ताकि वो भी अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी फैसिलिटीज को यूज करे और देश की तरक्की में हाथ दे। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट चाहता है कि पॉलिटिक्स में भी वुमेन आए। अगर वुमेन लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो इससे होगा क्या कि वो भी वुमेन्स की पॉइंट को समझ सकते हैं। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसमें हम अगर हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट का पार्ट जो ऐड किया गया था, उसमें 33% जो पहले सीट्स बोली गई थी वो था कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे कुछ राज्यों ने उसको 50% कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक राज्य जो है वो महाराष्ट्र भी है। तो ये एक अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में लोकल गवर्नमेंट के लिए 50% जो सीट्स है वो सिर्फ वुमेन के लिए जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज की गई है। तो इससे होगा क्या कि वुमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ेगा। और क्या होगा इससे अगर देखेंगे अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी होगा। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो ट्रू सेंस में हमको मिलेगा कि हम ये नहीं देख रहे कि हाँ हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम आगे, वुमेन के पार्ट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये सारी चीजें सिमिलरली अगर आप देखोगे कि नेशनल कमीशन भी बैठाए गए हैं जो वुमेन लोग की बात सुनते हैं। एक अच्छी फैक्ट इसमें जो यहां पे दिया है वो फैक्ट ये है कि अगर आप देखोगे कि वुमेन की जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव थी वो सबसे ज्यादा 2014 में आई, मतलब करीबन 12% लोग जो सेलेक्ट हुए थे वो 2014 में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पे आपका जो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का पार्ट था वो भी खत्म हुआ। अब अगला पार्ट जो हम देखने वाले वो है रोल ऑफ जुडिशरी।
सो अब रोल ऑफ जुडिशरी के पार्ट हम देखते हैं। तो जुडिशरी का काम क्या है? कोर्ट जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। उनका मेन एम है, अगर आप देखेंगे, मैं एक पेज ऊपर जाता हूँ, फाइनल पॉइंट, उनका मेन एम ये है कि जो पार्लियामेंट या लोग जो काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही है वो प्रॉपर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका जुडिशरी कोर्ट करता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट के किसी भी फैसले से प्रॉब्लम है या किसी भी पब्लिक से प्रॉब्लम है, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मेरी राइट्स है उससे ये मैच नहीं हो रही है, मेरी ये राइट्स वायलेट हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपकी कोर्ट उस बात को सुनता है। तो कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखता है? कोर्ट देखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कभी टूटे ना। अब लोग कहेंगे सर बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है? मतलब जो एम हो के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो एम था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मर्स में, उनके मन में जो एम था वो एम कंटिन्यू हो, कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि आज आके कुछ भी चेंज कर दे। मतलब मैं आज आके मेरी पूरी समझो गवर्नमेंट बन जाती है और मैं बोलता हूँ नहीं आज इंडिया डेमोक्रेसी से हट के इंडिया अब डिक्टेटरशिप में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स को टच नहीं करना है। अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को करता भी है तो कोर्ट उस चीज़ को रोक सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप बोलोगे कि सर बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? तो पहली चीज़ है कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इंडिया रिपब्लिक फॉर्म में रहेगा, कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ नेशन है, वो हमेशा डायरेक्ट पब्लिक से चुना जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे में से कोई राज्य जो है वो टूट के नहीं जा सकता और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हेड रहेगा। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हमेशा होनी चाहिए, कि कोई भी ऐसा फैसला ना हो जिसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो। सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, मतलब हमारी नेशन की जो सबसे सुप्रीम पावर है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी के सामने कम नहीं, वो कभी भी किसी भी लॉ में कम नहीं होना चाहिए। एंड सेकुलरिज्म को भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं, अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो इनको वायलेट कर रहा है तो कोर्ट इस चीज़ को तोड़ सकता है और वो लॉ नहीं बन पाएगा। उसके बाद आपको बोला कि सिग्निफिकेंस डिसीजंस क्या क्या लिए हैं कोर्ट ने। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिसीजंस अगर आपने पहले देखे, जैसे आरटीआई आया हो या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया हो या जो भी चिल्ड्रन राइट्स हो, किसी के ऑनर एंड डिग्निटी का इशू हो, वुमेन्स का, सब कुछ जो प्रोटेक्शन है वो कोर्ट करता है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं सुनता, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट नहीं सुनता, आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो दिस इज वाई द डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट जो है अकाउंटेबिलिटी ऐड करता है, रिस्पॉन्सिवनेस गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर बहुत सारे केसेस चलते थे कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या गवर्नमेंट बहुत टाइम ले रहा है, तो लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट फिर ऑर्डर दे सकता है। तो गवर्नमेंट को उस चीज़ को करना पड़ेगा। या कहीं पे कोई फैसला हुआ जो गलत हुआ तो गवर्नमेंट उस चीज़ को गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि आप इस चीज़ को करेक्ट कीजिए। तो ये सारी पावर होती है कोर्ट के अंदर। तो जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी ऑब्जर्व करता है कि कहीं पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जुडिशरी देखते हैं। तो इस आज जो हमने इसमें देखा उसमें जो टॉपिक्स थे वो एक टॉपिक था आपका कि डेमोक्रेसी क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है एंड जुडिशरी। तो डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं वो 18 ईयर्स के ऊपर वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्ट लेते हैं एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे यहाँ की, सीधे पब्लिक से चुने जाते हैं। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी में आप देखोगे हमने रिजर्वेशंस लाया है, हमने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस के जो सोसाइटी के पार्ट है वो भी पार्ट ले सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ जो है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो, कि ऐसा जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हो और वो चीज़ हो रही है तो जुडिशरी उस चीज़ को रोक सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको आने वाले। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।